नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनावी पारा हाई है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों हिसार की लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला ने ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। बीजेपी कैंप से अपने बेटे को कांग्रेस के पाले में ले गए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर रणजीत चौटाला का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और नसीहत देते नजर आए। चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि राजनेता हर वर्ग के योगदान को पहचाने और ऐसे बयानों से किसी की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए। उधर ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान पर ब्राह्मण सभा भड़क गई। विवाद और विरोध बढ़ता देख रणजीत चौटाला ने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी। जुबान फिसलने से ब्राह्मण समाज के लिए कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं उसे वापस लेता हूं। मैं ब्राह्मण समाज में आस्था रखता हूं और उनकी हमेशा इज्जत करता हूं। ऐसे में सवाल यह कि सियासी समर में रणजीत चौटाला के इस बयान के बाद सियासी घेराबंदी क्या उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो बयानों के बीच घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नाम लिए बिना ट्वीट किया सोशल मीडिया पर और 7 लाइनों में अपनी तमाम बातें कह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के हर वर्ग के योगदान को किसी भी राजनेता को नहीं भूलना चाहिए और कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए नजर आए चौधरी बीरेंद्र सिंह। अब सवाल यह है कि बयान तो रणजीत चौटाला ने दे दिया और उनके बयान पर अब उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी और जो बैटिंग चौधरी बीरेंद्र सिंह कर रहे हैं उसका उन्हें फायदा कितना होगा, यानी यूं कहें कांग्रेस को कितना फायदा होगा। ये तमाम सवाल, इन सभी सवालों का अपनी इस चर्चा में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अभी तो लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, अभी से नेताओं के बयानों पर घेराबंदी शुरू हो गई है। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला के एक बयान ने ब्राह्मणों को नाराज कर दिया और ब्राह्मण ऐसे नाराज हुए कि रणजीत चौटाला ने तुरंत कह दिया कि मेरी मंशा ये नहीं थी, फिर भी मेरे किसी शब्द से ब्राह्मण नाराज हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। जब रणजीत चौटाला को लगा क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं और संभवतः पार्टी ने भी उनको सलाह दी, तो चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर खेद प्रकट कर दिया, सीधे शब्दों में माफी मांग ली। जाने अनजाने में कैसे एक शब्द के सिक्के से कल से जो घूम रहा है, मैं उस पर जरा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज सदा से मैं सलासर जाता हूँ बराबर। पिछले 2 साल के दौरे पर जब भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और ये जब ये रास्ते दिखाए जाते हैं, ये ब्राह्मण के कहने से सीख रहा हूँ। तो ईश्वर को मानता हूँ, जो ईश्वर की भक्ति करने में जो परिवार पूरे जीवन से लेके अब तक, रामायण से लेके अब तक जो भगवान को मानते हैं वो हमारे आदरणीय है। वही हमें सिखाते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा। लगता है बीजेपी के कई बड़े नेता जो खुद चुनावी अखाड़े में उतरे हैं या उनके पुत्र उतरने को तैयार खड़े हैं, वो भी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं। इस मामले में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दिया और विविधता में एकता की बात कह दी। ये उनका ट्वीट है। हालांकि बम शैल वाले नेताजी भी अभी राजी नहीं हुए हैं। तो मैं कोई ऐसी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलत इस्तेमाल हो गया, हालांकि मैं करता नहीं, ब्राह्मण देवता करके कहा है, उसमें आगे पीछे कुछ कलिपू या कुछ जुड़िया माफ करना, कुछ इंटेंशनली भी आदमी उसमें जोड़ के कर देता है। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीजें होती है जो आप सब आपस में बोलते हैं, मजाक है, जीवन है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। बेशक बीजेपी चुनावी तैयारियों, रणनीति बनाने और उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतारने में अभी सबसे आगे है, पर पुराने कांग्रेसी रहे और अब बीजेपी के कैंप में खड़े नेता अपनी बयानबाजी से विवाद खड़ा कर रहे हैं और इसके बाद घेराबंदी हो रही है। इस विवाद का केंद्र भी हॉट सीट बनी हिसार है।
जहां मुकाबला बड़ा और कड़ा दिख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बयान के देने के बाद कितनी मुश्किलें रणजीत चौटाला के लिए खड़ी हो सकती हैं, पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने माफी जरूर मांग ली है और ये साफ तौर पर कहा कि किसी वर्ग समुदाय को ठेस पहुंचाने का उनका आशय नहीं था, यानी इंटेंशनली उन्होंने इस तरीके से कोई भी बयानबाजी नहीं की। देवेंद्र लोकसभा सीट हिसार से उम्मीदवार हैं, बीजेपी के बड़े दावेदार हैं और बड़ा मास्टर स्ट्रोक पार्टी ने खेला है। ऐसे में ये बयान चुनाव से पहले कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है रणजीत चौटाला की? देखिए सौरभ, रणजीत चौटाला जी को मेरे को लगता है बीजेपी ने बहुत उदारता दिखाई है। वो लगातार कह रहे थे, मुख्यमंत्री की तारीफ करते थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उनको एक अच्छा मंत्रालय दिया गया, उनकी पूरी इज्जत थी, अथॉरिटी थी उनके पास। मुख्यमंत्री की तारीफ भी करते थे और उनको फायदा ये मिला कि बीजेपी की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने वो इच्छा भी पूरी की। हालांकि उनकी उम्र 75 साल से भी ज्यादा है। तो हालांकि बीजेपी ने कई नेताओं को दरकिनार कर दिया चुनावी राजनीति से कि आपकी उम्र ज्यादा है, बहुत सारी चीजें थी। तमाम अपवादों के बावजूद उनको टिकट दिया गया। लेकिन 75 साल की उम्र में इतने पुराने नेता हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके स्तर का कोई नेता इस तरह की ब्राह्मणों के बारे में, खासतौर पर ब्राह्मण जिसके प्रति एक आदर भाव होता है समाज में, उनको मार्गदर्शक कहा जाता है समाज का कि कैसे जीवन जीना चाहिए, तो इस तरह का बयान देना मेरे को लगता है अफसोस की बात है। बहुत पुराने नेता है, कोई नए नेता नहीं है। दूसरी बात, भले ही उन्होंने माफी मांग ली है, मेरे को लगता है जो सामाजिक और सियासी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मेरे को लगता है वो चूंकि चुनाव का समय, उनके इस बयान को मैनिपुलेट जरूर किया जाएगा, उनके विरोध में इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं चूका जाएगा, क्योंकि उनके विरोध में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अभी कांग्रेस का उम्मीदवार है, जजपा का भी आएगा, इनेलो का भी आएगा, कुछ और लोग भी सत्ता से जुड़े जो पर्दे के पीछे खेल करेंगे। तो भले ही उन्होंने माफी मांग दी, लेकिन मेरे को लगता है ये जो बयान है शायद जल्दी इस पर मेरे को लगता है पानी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आपको सौरभ बताऊं, हरियाणा की सियासत में कई और बड़े पदों पर रहे, मुख्यमंत्री तक के लोग थे। चौधरी देवीलाल के जमाने की बात है, भजन लाल की है, उसके बाद इस सरकार में भी मुख्यमंत्री के पद पर रहे लोगों ने जिस तरीके से किसी वर्ग विशेष या समाज के प्रति टिप्पणी की, बाद में उनको यू टर्न लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी। तो जो बड़े नेता है वो उनमें लीडरशिप नजर आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता, अभी जो बीजेपी के नेता है पानीपत, करनाल, जीटी रोड वेल में, मैं ये कहता हूं अगर आप राजनीति में हैं, आप लीडर हैं, तो लीडर नजर आने चाहिए। आपका विजन, आपकी डेवलपमेंट वाली सोच, आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने। लेकिन इधर उधर की बातें करके समय निकाल देना, इस तरह के विवाद खड़े करना, मेरे को लगता है ये लीडरशिप नहीं है। लीडर वो होता है जो अपना विजन दिखाते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि मैं आपका लीडर हूं, आपने मेरे को पावर दिया है और इसके बदले मेरे को आपको डिलीवरी करनी है। सकारात्मक भूमिका में मेरे को लगता है कम लीडर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के विवाद लगातार होते रहे और बाद में माफी मांगकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनकी छवि और सोच की एक छाप पड़ती है दूसरों पर कि आप किस तरह के नेता हैं। बिल्कुल। महेश, बड़ा दांव खेला है पार्टी ने, हिसार से लोकसभा का टिकट दिया है, बड़ी दावेदारी उनकी है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि एक साधारणतः जो विचारधारा है उसी के आधार पर ये जो बयान है दिया गया था। कोई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बयान हो इस तरह की परिस्थिति वहां पर नजर नहीं आ रही थी। और अमूमन हमने देखा है कि चौधरी रणजीत सिंह ब्राह्मण समाज को लेकर पूरा मान सम्मान बनाए रखते हैं और यहाँ पर एक सियासत भी मुझे नजर आ रही है। 2 दिन पहले हमने कार्यक्रम में जिक्र किया था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि 2 जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों के साथ वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और ये संभावनाएं भी मेरी तरफ से जाहिर की गई थी कि वो 2 विधायक कौन हो सकते हैं। पहला नानौद विधानसभा क्षेत्र से रामकुमार गौतम और दूसरा चौधरी ईश्वर सिंह। अभी जो सबसे पहला रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखने को मिला वो नानौद के इलाके से देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कड़ियां भी इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। एक
साधारण सी बात को बहुत बड़ा एग्जैजरेट किया गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर समाज के सामने रखने की कोशिश की गई है। फिलहाल चूंकि मौसम चुनावी है तो ऐसे में यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत चौधरी रणजीत सिंह को सामने खड़ी है और ये कोशिश भी की गई। सबसे पहला रिएक्शन ये दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह बुलाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने शब्दों को वापस लेने की बात यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह की तरफ से कही गई। वो कहते रहे कि इस समाज के इस वर्ग को काफी ज्यादा सम्मान वो हमेशा से देते रहे हैं और एक धार्मिक और आस्तिक जो किस्म के इंसान वो हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज को लेकर भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी उनके विचार में नहीं है। कुछ भी अगर ऐसा है जो समाज को आपत्तिजनक लगा तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं, अपने शब्दों को वापस वो ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे सियासत का जो खेल है वो भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ट्वीट यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि समाज के सारे वर्गों को साथ लेकर चलने की जो जरूरत है वो राजनेताओं को रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक याददाश्त यहाँ पर ताजा करना चाहूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्म पत्नी प्रेमलता, जो कि पहले उचाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की खुद विधायक थी, अब जो मौजूदा विधायक है वहां पर दुष्यंत चौटाला, लेकिन जब वो विधायक थी उस समय जाट आरक्षण चल रहा था और जाट आरक्षण के वक्त एक तल्खी भरा बयान प्रेमलता की तरफ से दिया गया था और उसके बाद जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में उसका रिएक्शन देखने को मिला था जाट समाज में। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की विचारधारा आप रखते हैं, इस तरह की बात आपके मन में है तो फिर वो समाज के सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं था, लेकिन एक धारा प्रवाह बोलते हुए एक चूक यहां पर जरूर चौधरी वीरेंद्र सिंह से हुई है, जिसकी माफी वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं, अपने शब्दों को वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों को यह जानकारी भी मैं देना चाहूंगा कि करीब कुछ ही मिनटों के बाद यानी करीब 6:30 बजे चौधरी रणजीत सिंह ब्राह्मण सभा हिसार के परिसर में पहुंच रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और अपनी बात को और ज्यादा स्पष्ट समाज के लोगों के बीच वो करने की कोशिश करेंगे। आप वीरेंद्र जी माफी मांग ली है, बयान पर महेश बता रहे हैं कि बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है, लेकिन विपक्ष को तो एक क्लू चाहिए, वो क्लू मिल गया चौधरी वीरेंद्र सिंह का और साफ तौर पर वो बैटिंग कर रहे हैं और इस पूरी तरह से इस बयान को कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना नहीं साधा, लेकिन विपक्ष होने के नाते, विपक्षी के दावेदार होने के नाते वो ट्वीट करते जरूर नजर आए। ऐसे में उनकी सियासी बैटिंग को किस तरह से देखा जाए? देखिए, चौधरी रणजीत सिंह बड़े शालीन राजनेता हैं, वो इस तरह कभी विवादित टिप्पणी करते नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो धारा प्रवाह बोलते हुए ऐसे शब्दों का उपयोग कर गए, तो उन्होंने उसके लिए जो है देखिए अपने शब्द वापस लिए, माफी नहीं मांगी उन्होंने। देखिए, अगर माफी मांग लेते तो विवाद का पटाखेप हो जाता। उन्होंने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने कहा किसी को पीड़ा होती मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो अगर मुझे लगता है कि वो माफी मांग लेते तो ये विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाता। लेकिन कठिनाई ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के रोहतक के प्रत्याशी हो, चाहे सोनीपत के प्रत्याशी हो, तो इससे उनके लिए भी समस्या खड़ी होती है। जो राज्यसभा सदस्य हैं कार्तिकेय शर्मा, उनको भी टिप्पणी, क्योंकि ब्राह्मण समाज से हैं तो उनको भी टिप्पणी करनी पड़ी कि रणजीत चौटाला को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो राजनीति करेंगे, उनको तो एक अवसर मिला है, तो एक अवसर चौधरी रणजीत सिंह ने दिया है। मुझे लगता है कि चौधरी रणजीत सिंह निश्चित रूप से कभी ऐसे विवादित टिप्पणियां नहीं करते। हालांकि देखिए, जब अब तो क्योंकि चुनाव है इसलिए ऐसे शब्द लपके जाते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं तो लगातार धारा प्रभाव बोलते हैं, तो उस धारा प्रभाव में ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है कई बार। हालांकि उन्होंने ब्राह्मण देवता कहा है, बिल्कुल ब्राह्मण देवता ही कहा है। और अब मुझे लगता है कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो अगर वो माफी मांग लेंगे तो ये उनका बड़प्पन ही होगा। अभी देखिए, वैसे तो जब किसान आंदोलन चला था उस समय जब कृषि मंत्री थे जेपी दलाल, जो कि अब वित्त मंत्री हैं, वो किसान के बारे में कई बार टिप्पणियां कर देते थे, बाद में माफी मांग लेते थे। तो इसलिए चौधरी रणजीत सिंह को ये सब जो है विवाद में से बचना चाहिए। और एक देखिए, उनके लिए समस्याएं कम नहीं हुई हैं। हिसार के अंदर देखिए, जब उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो भव्य बिश्नोई तो थे, लेकिन जो है वहां उस समय कुलदीप बिश्नोई नहीं थे। तो कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी के रूप में देखें या क्या कहें, देखो, तो इसलिए रणजीत चौटाला को बड़ा सोच समझकर जो है बोलना चाहिए, और वो ऐसा कभी विवाद में आते नहीं है, तो इसलिए उनकी समस्याएं कम नहीं होंगी। अगर उस तरह की अगर उनका विवाद की प्रवृत्ति रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी में आ जाएंगे। और मुझे जैसे महेश जी बता रहे थे कि अब ये विवाद जो है इतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान भी कहेगा कि उनको ऐसी क्षमा याचना कर लेनी चाहिए ताकि ब्राह्मणों में मान सम्मान बना रहे। नहीं तो इसका असर जो है ब्राह्मणों के जो दूसरे जो लोग हैं पूरे हरियाणा के अंदर जो है, देखिए वो आंदोलनरत होंगे, दूसरे लोग जो राजनीतिक दल है उनको उद्वेलित करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि ये विवाद जो है फटाखेप हो जाएगा, लंबा नहीं खींचेगा। और ब्राह्मण समाज के लोग भी उनके अगर क्षमा याचना कर लेते हैं, खेद व्यक्त कर लेते हैं,
तो ये मामला शांत हो जाएगा। वीरेन जी, अपने शब्दों को वापस तो लिया है रणजीत चौटाला ने, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ब्राह्मण जो समाज है उसकी नाराजगी काफी हद तक दूर हो जाएगी, चीजों को भुला दिया जाएगा, कि हो सकता है गलती हो गई होगी इन चीजों को लेकर? नहीं, देखिए, वो तो कह रहे हैं कि मैं जिनको अगर कोई पीड़ा हुई है तो अगर कोई भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन अगर वो माफी मांग लेंगे कि भावावेश में आकर, चाहे वो आप सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण देवता कहा है तो इसलिए उनके भावावेश में आकर धारा प्रवाह में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हो गया, हालांकि वो इनकी भावना नहीं है, वो बता भी रहे हैं। और देखिए, वो धर्म कर्म में भी रुचि रखते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो क्षमा याचना कर लेंगे, ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना कर लेंगे, तो ये विवाद इतना बढ़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का दबाव भी रहेगा उनको। और मुझे लगता है कि ये विवाद जो है इतना ज्यादा तूल नहीं इसलिए नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि जब क्षमा याचना हो जाती है तो उसके बाद कोई कारण नहीं बनता। तो इसलिए अगर वो अपनी बात पर अड़िग रहते तो निश्चित रूप से ये विवाद और बढ़ता, क्योंकि चुनाव का मौसम है। अब देखो, ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है, कई लोग कर जाते हैं, बिल्कुल, जब बोलते हुए कोई भावुक अंदाज में बोल जाता है, कोई धारा प्रवाह बोल जाता है, तो ऐसे जो है दूसरे जो नेता है वो बात को पकड़ते हैं, एक एक शब्द को पकड़ते हैं, तो उन्हें पर्याप्त अवसर मिल जाता है। जो विरोधी लोग हैं तो ऐसे शब्दों की ताक में रहते हैं, वो बात का बतंगड़ भी बनाते हैं। तो इसलिए बड़ा संयमन से और बहुत जो है शालीनता पूर्वक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देवेंद्र बयान दिया तो कहते हैं चिंगारी नहीं होगी तो आग तो लगेगी नहीं, चिंगारी लगाई रणजीत चौटाला ने तो आग चौधरी बीरेंद्र सिंह लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा में प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात करें, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। अब ये जो बयान है कितना प्रभावित करेगा ब्राह्मण वोट बैंक को? नफा नुकसान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बीजेपी का नफे की बात की जाए, नुकसान की बात की जाए तो कांग्रेस क्या है इसमें फायदा ढूंढने की कोशिश करेगी? क्योंकि जो बीरेंद्र सिंह बयान दे रहे हैं और जो बातें वो ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सियासी पारी खेलने की कोशिश की जा रही है, बैटिंग करने की कोशिश। देखिए सौरभ, हमें देखना होगा कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं रणजीत चौटाला, उम्र अच्छी खासी है उनकी, और वीरेंद्र सिंह ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जाहिर है अभी तक कि उनके सामने मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का होगा, जैसा कई सीटों पर प्रदेश में लग रहा है। 10 सीटों में सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार है जिसने ये बयान दिया है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह इस बयान के बीच में ट्वीट करे, वो भी कूद गए। उनके बेटे को मेरे को लगता है कांग्रेस की टिकट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में, लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे को उन्होंने बीजेपी छुड़वाकर कांग्रेस में भेज दिया। अब उनको उम्मीद है, और शायद सभी को लगता है, मेरे को भी लग रहा है कि ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। मुकाबला किसमें होगा? रणजीत सिंह चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह में। एक बात और सौरभ देखने लायक है, हिसार वो सीट है, मेरे को लगता है आज जो 10 सीटें हरियाणा की है, मेरे को लगता है सबसे हॉट सीट रोहतक सोनीपत का मिजाज दूसरा है। वहां जो लोग वोटर्स हैं जो चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन हिसार में मेरे को लगता है हॉटेस्ट सीट हो सकती है। एक तरह आप देखिए, रणजीत चौटाला आगे बीजेपी से, कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग रह गए जहां टिकट नहीं मिली कांग्रेस वालों को, और आज हमने अपने दर्शकों को कुछ स्पेशल दिखाना भी है कि कांग्रेस में खींचतान ले, हिसार की, भिवानी की और करनाल सीटों को लेकर कांग्रेस में खींचतान है, जिस वजह से टिकटों का जो आवंटन है, टिकटों का जो ऐलान है वो नहीं हो पा रहा। उसमें हिसार सीट भी है। कांग्रेस के बहुत ज्यादा दावेदार हैं, लेकिन अगर ब्रजेंद्र सिंह को पार्टी दे देती है टिकट, उनको उम्मीदवार बनाती है, तो जो बाकी बड़े बड़े कदावर नेता है, आप देखिए अभी कुलदीप बिश्नोई भी हैं, जयप्रकाश भी बैठे हैं, संपत सिंह भी हैं, मतलब बड़े जो नेता है वहां टिकट से वंचित रह जाएंगे। उनकी भूमिका क्या होगी? और एक बात आपको सौरभ ये भी कहता हूं, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह वर्सेस रणजीत चौटाला, मतलब जो कांग्रेस बीजेपी वाला मसला तो है, बीजेपी में एक बात और हो रही है, अनिल विज अभी तक नाराज हैं। अनिल विज अभी तक नाराज है। कल पंचकुला में प्रदेश चुनाव प्रभारी ने मीटिंग ली है, अनिल विज वहां भी नहीं गए। हम तीनों नेताओं की जो बीजेपी में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी तक बीजेपी में, जब तक कांग्रेस में नहीं जाती, रणजीत चौटाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह और अनिल विज, ये सभी 75 साल की उम्र के आसपास है, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अभी ये तीनों को लेकर जो चुनावी
दिनों में, चुनावी दौर में, पहले चरण में जहां बीजेपी लीड ले रही है, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तैयारियों में बहुत आगे है, रणनीति बनाई जा रही है, मीटिंगों पर मीटिंगें, बहुत तेजी से बीजेपी आगे निकल गई है और लीड ले रही है। लेकिन ये बीजेपी के 3 नेता हैं, जिस वजह से बीजेपी में थोड़ी सी कुछ आशंकाएं पैदा हो रही है कि आगे होगा क्या। तो ये हिसार सीट पर है और तीनों नेता आप देखिए 75 साल की उम्र के हैं। अनिल विज जो पार्टी से नाराज है, मीटिंगों में अभी नहीं जा रहे, और दूसरा वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में अभी तक नहीं गए, उनके बेटे गए हैं, लेकिन उधर रंजीत चौटाला। तो हिसार सीट को लेकर जो इस तरह की चीजें अभी सामने आ रही है, अभी जेजेपी को उतरना है, इनेलो को उतरना है, और उसके अलावा पर्दे के पीछे भी कुछ लोग होंगे जो खेल करना चाहेंगे। गोपाल कांडा जो अपनी पार्टी चलाते हैं, विधायक हैं, सुना जा रहा है कि हिसार को लेकर उनकी भी कुछ हलचल है उनमें भी। तो हिसार सीट मेरे को लगता है हॉटेस्ट सीट बनेगी। आगे परिणाम क्या होगा, आगे क्या शेप लेगी, अभी तो शुरुआत है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी की दिक्कतें शुरुआती नजर आ रही है। इन नेताओं को संभल कर रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा, और ऐसी चीजों से बचना होगा जो नुकसान करे पार्टी को और खुद के लिए। महेश, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की तरफ से की गई, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, यह हमने बीते दिनों में अब तक देखा। तमाम तरह की एक्सरसाइज बीजेपी ने की प्रदेश के अंदर, सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए फूक फूक कर कदम पार्टी ने रखा है। ऐसे में अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश की जाए, तो किस लिहाज से उसे समझा जाए? क्योंकि प्रदेश में 12% तक अनुमानित ब्राह्मण वोटर्स हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक जरूर है ब्राह्मणों के साथ, प्रभावित कर सकता है, राजनीतिक उलटफेर में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है कार्तिकेय शर्मा, बीजेपी के आशीर्वाद से राज्यसभा तक पहुंचे हैं, और कार्तिकेय शर्मा की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चौधरी रणजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को ब्राह्मण समाज के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने भी अब हमला यहां पर कर दिया है, लेकिन हमला ये सांकेतिक आप मानकर चलिए बड़ी सदे हुए शब्दों के साथ यहां पर ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कार्तिकेय शर्मा की तरफ से की गई, और ये ट्वीट चौधरी रणजीत चौटाला के खिलाफ माना जा सकता है। फिलहाल जो ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, ब्राह्मण समाज अगर किसी भी तरह की नाराजगी का रिएक्शन अगर देता है तो किसी एक इलाके से भले ही उसकी शुरुआत हो, लेकिन उसका जो असर है पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है, न सिर्फ हिसार लोकसभा बल्कि पूरे प्रदेश में उसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इसका आंशिक असर जो है दूसरे इलाकों पर भी, आस पड़ोस के राज्यों पर भी ब्राह्मण समाज में देखने को मिल सकता है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद रणजीत चौटाला ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटान हो जाए, लेकिन इस मामले को खत्म होने से पहले ही यहाँ पर आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद खुद कार्तिकेय शर्मा ट्वीट कर और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की भाषा पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, तो उसके बाद ये आग भड़कनी जो है भड़कती हुई नजर आ रही है। और कोशिश बीजेपी और तमाम रणनीतिकार ये करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटान हो। और जिस तरीके से मैंने तमाम दर्शकों को जानकारी दी थी कि ब्राह्मण सभा हिसार पहुंच रहे हैं रणजीत चौटाला, और वहां पर अपने मन की बात जो है ब्राह्मण समाज के सामने रखेंगे, अपने शब्दों को एक बार फिर से जाहिर करने की कोशिश करेंगे ताकि समाज में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं बनी रहे। और खास बात यह भी कि ब्राह्मण समाज अमूमन अगर चुनावी रणनीतिकारों की भाषा को अगर इस्तेमाल करें तो चुनावी रणनीतिकार अभी हाल फिलहाल हरियाणा प्रदेश में ये मान रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर ब्राह्मण समाज जो है वोटिंग कर सकता है। वोटिंग पैटर्न ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिल सकता है, और बीजेपी के तमाम लोग इस बात पर यकीन करते हैं। लेकिन इस तरह का कोई घटनाक्रम अगर सामने आता है तो यकीनन फिर थोड़ी दरार उसमें पैदा हो सकती है, थोड़े शक की गुंजाइश उसमें पैदा हो जाती है। और यहाँ पर बीजेपी कोशिश ये करेगी कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटान कर दिया जाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से महेश ने भी बताया, शॉर्ट में मैं आपसे जवाब चाहूंगा सर, कि जो रणनीति थी उस रणनीति के तहत काम कर रही थी पार्टी, अब बयान दिया, बयान पर आग में घी डालने का काम तमाम नेता कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी कहा कि इस बयान का कोई बहुत बड़ा मायना नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बयान देते हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, तो जाहिर सी बात है शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि जल्द से जल्द से निपटा लिया जाए। देखिए, जितने भी ब्राह्मण नेता होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी दल के, देखिए उनके लिए एक सवाल आ जाता है तो वो अपने समाज के साथ खड़े होंगे, तो इसलिए उनका एक मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए ये विवाद बिल्कुल निश्चित रूप से
रणजीत सिंह चौटाला इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा, इसको ज्यादा इतना तूल नहीं पड़ेगा। और जहां तक देखिए जातिगत समीकरण की बात है तो ये बात है कि कांग्रेस भी जो है वहां जहां ब्राह्मण प्रत्याशी है वहां रोहतक के अंदर जो है वो अपना जो प्रत्याशी जाट उतार रही है, सोनीपत के अंदर जाट प्रत्याशी आएगा, फरीदाबाद के अंदर अहीर है, गुड़गांव के अंदर भी जो फरीदाबाद में गुजर है और गुड़गांव में अहीर है, और करनाल में जो है ब्राह्मण प्रत्याशी उतार रही है कांग्रेस जो है, ये तय कर चुकी है। तो इसलिए क्योंकि कोई पंजाबी जो है करनाल के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बढ़ने को तैयार नहीं है, तो इसलिए ब्राह्मण को उतारा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक पटल पर सियासी घेराबंदी जरूर जारी है, बयानों के बाद शब्दवेदी बाण भी चलाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इन बयानों का कितना नफा नुकसान राजनीतिक इस समर में होगा, किस पार्टी को होगा, कौन इसका फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी ना दी जाए। हालांकि रणजीत चौटाला ने माफी जरूर मांग ली है। पार्टी को इसका नुकसान कितना होगा और विपक्ष कितना फायदा ले पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।